तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि मोशन उन असैसिनेटर्स से अपने आप को बचा लेता है और वहां से बहुत ही दूर निकल जाता है, जबकि वहां पर जब वो मॉन्क्स आते हैं और वो देखते हैं कि उनका जूनियर शेन वहां पर बहुत ही बुरी तरह से मारा गया है और उन लोगों को वहां पर कुछ वेपन्स भी दिखाई देते हैं, जिसके बाद उन्हें समझ में आ जाता है कि इसे मारा मोशन ने नहीं बल्कि यानकांग एम्परर के सोल्जर्स ने है। मगर वहां पे मौजूद एक सीनियर मॉन्क जो कि मोशन का दुश्मन था और वो उससे अपनी दुश्मनी निकालने के लिए जानबूझकर लॉर्ड रूलाई के पास जाकर उसे बताता है कि उस लड़के को मोशन ने मारा है, जबकि लॉर्ड रूलाई सारी सच्चाई के बारे में जान जाता है और उस मास्टर को वहां से निकाल देता है। जिसके बाद वो मॉन्क फौरन से अपना सेक्ट छोड़कर जा रहा होता है तो क्राउन प्रिंस उसे अपनी शिप में बुला लेता है और उसे भी अपनी टीम में शामिल कर लेता है और उसे बता देता है कि वो मोशन को अकेला नहीं मार सकता क्योंकि उससे भी पावरफुल कल्टीवेटर्स उसके पास जा चुके हैं, मगर वो सारे मारे गए थे। जबकि मोशन वो अब यानकांग किंगडम की तरफ निकल गया था। हमें दिखाया जाता है कि यानकांग किंगडम में बर्फबारी बढ़ती जा रही होती है और इतनी ज्यादा बर्फ गिरी थी कि उस बर्फ को क्लियर करने के लिए बहुत सारी स्टोरेज बोटल्स का इस्तेमाल किया जा रहा था, जिसके जरिए उस बर्फ को वहां से हटाया जा रहा था ताकि लोग जिंदगी गुजार सकें और वहां पर फसल उगाने का भी काम चलता रहे, क्योंकि अगर फसल नहीं उगाई जाएगी तो लोग बहुत जल्द भूखे मरना शुरू हो जाएंगे। ये सब देखने के बाद मोशन कहता है कि नेचुरल डिजास्टर से इतनी ज्यादा तबाही नहीं होती, पर अच्छी बात यह है कि यहाँ पर स्नो को रोक दिया गया है, जिसके बाद अब इस स्काई को भी बहुत जल्दी क्लियर कर दिया जाएगा और लोग यहाँ पर दोबारा से अपनी खेती बाड़ी शुरू करेंगे। मगर मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि आखिर गॉड्स ने यानकांग किंगडम पर ही डिजास्टर क्यों भेजा है। यहाँ हमें दिखाया जाता है बहुत सारे सोल्जर अपने वर्मिलियन बर्ड्स के जरिए पूरे के पूरे स्काई को क्लियर कर देते हैं ताकि सारे क्लाउड्स खत्म हो जाएं और नीचे जमीन पर अच्छी तरह से मॉइस्चराइजर भी आ जाए। और मोशन यहाँ पर यह सोच रहा होता है कि शायद यानकांग किंगडम की पावर की वजह से ही गॉड्स को लगा होगा कि शायद वो आगे चलकर उनके लिए कोई खतरा बन जाएगा और उनके इस दुनिया में मौजूद जितने भी सेक्ट्स हैं जो कि उन गॉड्स पर बिलीव करते हैं और उनके कमांड्स को मानते हैं वो बहुत जल्द खत्म हो जाएंगे, क्योंकि यानकांग किंगडम सारे के सारे सेक्ट्स को एक के बाद एक टेक ओवर कर रहा था और हो सकता है कि शायद इसके पीछे कोई बहुत ही डीप रीजन हो। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि जब वो जमीन और स्काई बिल्कुल क्लियर हो जाता है तो लोग जमीन पर अपनी खेती बाड़ी करना शुरू करते हैं ताकि वहां पर जल्द से जल्द फसल उगाई जाए। मगर वो लोग जब मोशन को आते हुए देखते हैं तो वो काफी खुश होते हैं और कहते हैं कि फाइनली होली मास्टर वापस आ गए। हमें पता चलता है यहाँ मौजूद जितने भी लोग थे ये सारे के सारे असल में डिमोनिक कल्ट सेक्ट के डिसाइपल्स थे, जो कि मोशन ने खुद से यहाँ पर आम लोगों की तरह रखवाए थे ताकि वो लोग यहाँ पर जासूसी का काम भी करते रहे। जैसे ही मोशन वहां पर आकर लैंड करता है तो वो सारे के सारे उसके आगे झुककर उसे अच्छी तरह से ग्रीट करते हैं। मगर मोशन उनसे पूछता है कि लॉन्ग टैंग, क्या तुमने ग्रैंडमा को यहाँ आसपास कहीं देखा है? जिस पर वो बंदा कहता है कि नहीं, हम लोगों ने होली माइडान को आसपास कहीं भी नहीं देखा। क्या वो डाशू में वापस नहीं गई? ये सुनकर मोशन की परेशानी और भी ज्यादा बढ़ जाती है। उसे ये बात पता चल जाती है कि ली टियानजिंग ने अब भी उस पर कंट्रोल लिया हुआ है और वो कहीं दूर चला गया है। उम्मीद है कि ब्लाइंड ग्रैंडपा और ग्रैंडपा वांगशेन वो उसे किसी तरह पकड़कर कंट्रोल कर ही लेंगे। वो उन लोगों से पूछता है कि यहाँ पर मुझे सिचुएशन के बारे में बताओ कि यहाँ की सिचुएशन कैसी चल रही है। क्या ये डिजास्टर आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रहा है या फिर यह भी बिल्कुल वैसा का वैसा ही है और तुम लोगों को कोई रिलीफ मिल रहा है या नहीं? तो वो बंदा उसे बताता है कि एम्परर इस वक्त साउथ की तरफ गए हुए हैं क्योंकि वो लोग जो कि खाने पीने की चीजें स्टोर कर रहे थे और लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करने से रोक रहे थे, उन्हें मनाने के लिए गए हैं और बहुत से लोगों को उन्होंने मरवा भी दिया है जो कि इस काम में टांग अड़ा रहे थे। और डिजास्टर के टाइम पर उन लोगों ने काफी ज्यादा स्टॉक इकट्ठा कर लिया था। मगर वहां मौजूद एक दूसरा सोल्जर कहता है कि मुझे पता चला है कि वो अभी अभी नॉर्थ साइड की तरफ गए हैं और ये बात भी सुनने में आई है कि एम्परर को मारने के लिए बहुत सारे लोगों ने कोशिश भी की है, मगर क्योंकि एम्परर वो इस दुनिया के टॉप के डिवाइन मार्शल आर्ट कल्टीवेटर्स में से एक है तो इसलिए वो खुद को उस सिचुएशन से आराम से बाहर निकाल लेते हैं और ऊपर से उनके पास बहुत सारे पावरफुल जनरल्स भी मौजूद है। ये बात सुनने के बाद मोशन उनसे पूछता है कि आखिर एम्परर को उनके ही अपने किंगडम के अंदर कौन मारने की कोशिश कर रहा है।
तो वो वॉरियर उसे बताता है कि हम लोगों ने इस पर इन्वेस्टिगेशन की है और पता लगाया है कि ये सब कुछ लॉर्ड टियान खुद से कर रहे हैं। वो मास्टर कियोंग के साथ मिलकर एक गहरी साजिश रच रहे हैं और उनका साथ देने के लिए यानकांग किंगडम के बाहर के सेक्ट के लोग भी उनका साथ दे रहे हैं। ये बात मोशन को काफी सरप्राइज कर देती है कि यानकांग किंगडम के बाहर से भी लोग अब इंटरवेन करने लगे हैं, यानी कि मामला अब काफी ज्यादा गंभीर हो चुका है। तो अब इंपीरियल मास्टर को वापस आ ही जाना चाहिए था, मगर वो सोल्जर्स कहते हैं कि हमें अभी तक इंपीरियल मास्टर की कोई खबर नहीं मिली है। अभी सिर्फ और सिर्फ कैपिटल के अंदर 5th रैंकिंग के कुछ ऑफिशियल्स और मास्टर्स को ही छोड़ा गया है और क्राउन प्रिंस वो उस वक्त कैपिटल को आराम से खुद से लीड करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बात सुनते ही मोशन के दिमाग में एक बात आती है, वो कहता है कि क्राउन प्रिंस जो कि इस वक्त यानकांग किंगडम के कैपिटल को रन कर रहा है, वो कुछ दिन पहले थंडर साउंड सेक्ट में था और वो थंडर साउंड सेक्ट के लॉर्ड रूलाई से भी मिलकर आया है। कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि क्राउन प्रिंस खुद से चाहता है कि एम्परर को असैसिनेट किया जाए, यानी कि उसे रास्ते से हटा दिया जाए और वो खुद आराम से बगैर किसी मेहनत के एम्परर बन जाए। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि मोशन को कोई बंदा छुप कर देख रहा होता है और उसकी बातें सुन रहा होता है। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो बंदा उनकी जासूसी कर रहा है। वो उन लोगों से पूछता है कि एम्परर इस वक्त कहां पर मौजूद है, तो वो उसे बताते हैं कि एम्परर इस वक्त बाजू सिटी के पास मौजूद है, जो कि तकरीबन यहां से 5000 किलोमीटर दूर है। वो जगह काफी ज्यादा पीसफुल है, मुझे नहीं लगता कि इतनी दूर कोई उनके पीछे जाएगा और उन्हें मारेगा। तो मोशन कहता है कि ये पीस अब बस कुछ देर का ही रह गया है, बहुत जल्द बहुत कुछ होने वाला है, क्योंकि बहुत जल्द क्राउन प्रिंस पूरी तरह से अलर्ट हो जाएगा और वो बाकी के लोगों को भी अलर्ट कर देगा। उसके बाद लॉर्ड रूलाई वो अपने कल्टीवेशन छोड़कर फौरन से नीचे उतर आएगा और वो अपने साथ 3 सबसे पावरफुल सेक्ट्स को भी अपने साथ मिलाएगा और वो तीनों एक साथ मिलकर यानकांग किंगडम पर हमला करेंगे। और ऑलरेडी वो बाकी के 3 हॉल्स को भी वार के लिए पूरी तरह से तैयार कर चुके होंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी यानकांग किंगडम में बहुत ज्यादा तबाही मचाने की कोशिश कर रहे थे और अब उनके पास इतने पावरफुल मास्टर्स आ जाएंगे तो वो किसी सूरत पीछे नहीं हटेंगे। वहां पे मौजूद लोग वो मोशन को बताते हैं कि एम्परर इस वक्त बाजू सिटी में मौजूद हैं और वहां पर ट्रेवल करने में भी तकरीबन हम लोगों को 1 से 2 महीने का टाइम लग जाएगा और हो सकता है कि जब हम वहां पर पहुंचे तो एम्परर वहां से जा चुके हों और हमारे पास उनसे कांटेक्ट करने का और कोई रास्ता भी मौजूद नहीं है। पर मोशन उन लोगों को ऑर्डर देता है कि फौरन से सब लोगों को इकट्ठा होने के लिए कहो। तीनों धर्मा प्रोटेक्टर वो एम्परर को प्रोटेक्ट करने के लिए फौरन से वहां पर पहुंचे। ये कहने के बाद वो फौरन से अपने क्लीन ड्रैगन के ऊपर चढ़ जाता है और कहता है कि लॉन्ग पेंग चलो हमें जल्द से जल्द वहां पहुंचना है। ये कहने के बाद वो लॉन्ग पेंग को हाई ग्रेड की क्रिम्सन पिल देता है। हाई ग्रेड की क्रिम्सन पिल वो इतनी पावरफुल होती है कि लॉन्ग पेंग को पूरी तरह से एनर्जी से चार्ज कर देती है, जिससे उसकी बॉडी से बहुत ज्यादा हीट निकलने लगती है और वो पलक झपकते ही कई किलोमीटर दूर जा पहुंचता है। जबकि दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि टाओसेक का मास्टर वो एक जगह खड़ा हुआ होता है और लॉर्ड रूलाई उसके पास आता है और उसके बराबर में आकर खड़ा होकर कहता है कि मैं यानकांग किंगडम के क्राउन प्रिंस से मिला हूं। मगर टाओसेक मास्टर कहता है कि क्राउन प्रिंस वो इतना ज्यादा अक्लमंद नहीं जितना उसका बाप है। मुझे नहीं लगता कि वो लड़का आगे चलकर यानकांग किंगडम को अच्छी तरह से रूल कर पाएगा। मगर लॉर्ड रूलाई उससे कहता है कि एम्परर यान फेंग वो समझदार तो है, मगर उसने हेवन पनिशमेंट को भी तो समन किया है। ये कहने के बाद वो लोग ऊपर की तरफ जाते हैं और लॉर्ड रूलाई उससे कह रहा होता है कि ब्रदर स्नो डिजास्टर ने बहुत ज्यादा तबाही मचा रखी है, लोग इसकी वजह से भूख से मर रहे हैं और ठंड इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि लोग एक दूसरे को मार रहे हैं। मगर टाउस मास्टर उससे कहता है कि तुम क्या चाहते हो कि तुम्हारे ऊपर भी इस तरह का एक बहुत बड़ा डिजास्टर आ जाए। जिस पर लॉर्ड रूलाई उससे कहता है कि आपका टाओसेक वो वैसे भी काई हुआंग मैटर पर ज्यादा बात नहीं करता है और उसे करनी भी नहीं चाहिए। मगर टाउस मास्टर उससे कहता है कि चेनसेक के एलिमेंट को हम लोग काई हुआंग कहते हैं। ये एक ऐसा एरा था जिसमें एक बहुत ही बड़ा डिजास्टर आया था और तकरीबन सारे के सारे मॉन्क्स को मार दिया गया था। और टाउस मास्टर कहता है कि मैं ऑलरेडी उस रिकॉर्ड को पढ़ चुका हूँ।
वो किंगडम एक बहुत ही पीसफुल और बहुत ही बड़ा किंगडम हुआ करता था, मगर उस किंगडम को भी डिस्ट्रॉय कर दिया गया। और इस वक्त भी मुझे सेम सिचुएशन नजर आ रही है, जिस तरह पहले कुछ लोगों की गलती की वजह से सब लोगों को सजा दी गई, और इस वक्त भी ऐसा ही हो रहा है। सिर्फ एक शख्स की गलती की वजह से पूरी की पूरी नेशन सजा भुगत रही है, और मुझे लगता है कि पूरी की पूरी नेशन को ही इसी तरह ही वाइप आउट कर दिया जाएगा। जबकि अगले सीन में हमें दिखाया जाता है मोशेन को वो क्लिन ड्रैगन बहुत ही दूर निकल आया होता है, और अब उसकी एनर्जी पूरी तरह से खत्म होने लगी थी, जिसकी वजह से वो एक लॉन्ग जंप लगाता है और सीधा स्नो पर आकर गिरता है और कहता है कि मास्टर, अब मेरी हालत खराब हो गई है, अब मैं और नहीं चल सकता। जिसके बाद मोशेन उसे खाने के लिए बहुत सारी लो ग्रेड की क्रिम्सन पिल्स देता है, तो क्लिन ड्रैगन फौरन से झपट कर सारी पिल्स खाना शुरू कर देता है, जिससे वो खुद को और भी अच्छी तरह से रिकवर करेगा और उसकी एनर्जी जल्दी से गेन होगी। मगर यहाँ पर मोशेन वो कुछ देर ठहरने का सोचता है और कहता है कि हम लोग 4000 मील का सफर कर चुके हैं, अब बस सिर्फ हमें 1000 माइल्स की दूरी तय करनी है, उसके बाद हम लोग बाशु सिटी में पहुंच जाएंगे। तो क्लिन ड्रैगन कहता है हम लोग वहां पर रात को ही पहुंच जाएंगे, और मोशन कहता है चलो तो फिर हम लोग अपने ठहरने के लिए कोई अच्छी सी जगह ढूंढते हैं। आज रात को हम लोग यहाँ पर रेस्ट करेंगे और उसके बाद ही हम लोग यहाँ से जाएंगे। इतना कहने के बाद वो अपने आसपास इलाके को देखता है। इतने में अचानक उसकी नजर एक छोटे से घर पर पड़ती है, जो कि दूर बर्फीले इलाके में बिल्कुल सुनसान जगह पर बना हुआ था। ये देखकर वो काफी सरप्राइज होता है और क्लिन ड्रैगन से कहता है कि यहाँ पर ये घर बना हुआ है, चलो यहाँ पे हम लोग आराम कर सकते हैं। मगर जब वो उस घर को करीब से देखता है तो वो काफी सरप्राइज होता है कि ये घर तो बिल्कुल नया नया बना लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे इसे आज ही बनाया गया है, क्योंकि अगर ये घर पुराना होता तो इसके ऊपर बर्फ पड़ी हुई होती, मगर वहां मौजूद किसी भी चीज के ऊपर बर्फ दिखाई नहीं दे रही थी, जिसका मतलब ये था कि ये चीज अभी अभी बनाई गई है। मोशिन इस चीज पर सरप्राइज होता है कि आखिर इतनी दूर कोई बंदा अकेले इस घर को कैसे बना सकता है। इतने में दरवाजा खुलता है और ग्रैनी सी बाहर निकलती है, जिस पर मोशन बिल्कुल हक्का बक्का हो जाता है और ग्रैनी सी को भी एक जोर का झटका लगता है, जिस पर मोशन कहता है कि ग्रैंडमा आप मिल गई। वो उसकी तरफ आगे बढ़ने लगता है, मगर अचानक से रुक जाता है और कहता है कि नहीं, मुझे लगता है तुम ली टानजिंग हो। पर ग्रैनी कहती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो और तुमने मुझे कैसे ढूंढ लिया? मैंने तुम्हारे ब्लाइंड ग्रैंडपा और ग्रैंडपा वांगशेन से बड़ी मुश्किल से जान छुड़ाई है। पर मोशन कहता है मुझे बताओ कि तुम हो कौन, क्या तुम ग्रैंडमा हो या फिर तुम ली टानजिंग हो? तो ग्रैनी सी मुस्कुराती है और फिर कहती है कि उस ओल्ड डीमन को तो मैंने सप्रेस कर दिया है। लॉर्ड ड्रूलाई ने उस डीमन को एलिमिनेट करने के लिए अपनी पावर को यूज किया था, मगर वो उसमें कामयाब नहीं हो पाया। मगर उसने ली टानजिंग को काफी हद तक वीक कर दिया था। अब मेरी और उसकी पावर दोनों इक्वली मैच हो गई है, इसीलिए हम लोगों ने एक एग्रीमेंट कर लिया है। वो रात के टाइम पर मेरी बॉडी के ऊपर टेक ओवर करेगा और दिन के टाइम पे ये बॉडी मेरे पास होगी। तो मोशन कहता है अगर तुम वाकई में ग्रैंडमा हो तो मुझे बताओ कि आपने ग्रैंडपा वांगशेन और ब्लाइंड ग्रैंडपा को अवॉइड क्यों किया और उनसे निकलकर दूर क्यों चली गई? आपको उनके साथ डाशू चले जाना चाहिए था। मगर ग्रैनी कहती है अगर मैं डाशू चली जाती और रात के टाइम पे डार्कनेस वहां पर आ जाती और ली टानजिंग वो डार्कनेस में कहीं बाहर निकल जाता तो क्या होता? मेरी बॉडी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो डार्कनेस को बर्दाश्त कर सके। अगर ली टानजिंग मुझे मारना चाहता तो वो मुझे वहां पर बहुत ही आराम से मरवा सकता है, इसलिए मैंने दूर इस जगह पर आकर स्टे किया है। मैं यहाँ रहकर उस डीमन को सप्रेस करने की कोशिश कर सकती हूँ। पर मोशन कहता है चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम पे भरोसा नहीं करूंगा। ये सुनते ही ग्रैनी सी गुस्से में आकर उसे जोर से सर पे मारती और कहती है तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम अपनी ग्रैंडमा की बात को इग्नोर कर रहे हो। अगर मेरी जगह वो ओल्ड डीमन होता तो उसे तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए तुम्हारे साथ झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं पड़ती, वो डायरेक्टली तुम पे अटैक करके तुम्हें मार डालता। ये बातें सुनने के बाद मोशन कहता है कि अब तो यकीन हो गया कि यही ग्रैंडमा है। वो उसके साथ अंदर जाता है और देखता है कि ग्रैंडमा ने अपने नए घर के लिए काफी अच्छा फर्नीचर बना रखा है। मगर जब उसकी नजर टेबल्स पर और चेयर्स पर पड़ती है तो वो कहता है कि लगता है इन्हें सही तरह से कैलकुलेट करके नहीं बनाया गया। जरूर ये कारपेंट्री भी ग्रैंडमा ने खुद से ही की है। जिसके बाद वो एक और टेबल के पास जाता है और देखता है कि वहां पर तो एक स्लाइड जैसी चीज बनी हुई है। वो एक पिल को रखता है जो कि लुढ़कते हुए सीधा नीचे जाती है और वो क्लिन ड्रैगन उसे खा जाता है। ये देखकर मोशन कहता है कि ग्रैंडमा ये क्या चीज बनाई है आपने? जिस पर ग्रैनी सी कहती है कि ये चीज असल में मेरा बेड है।
मैंने सोचा अपने सोने के लिए कोई अच्छी जगह बनाऊं, पर शायद ये अच्छी से नहीं बनी है। तो मोशन कहता है कि ठीक है, तो फिर मैं इसे संभालता हूँ। ये कहने के बाद वो खुद से ही ग्रैंड माँ के लिए एक बेड बनाना शुरू कर देता है। उसके लिए वो बाहर जाता है, लकड़ियां काटता है, उन लकड़ियों के छोटे छोटे पीसेस करता है और फिर अपनी कारीगरी दिखाना शुरू कर देता है। मोशन ने ग्रैंडपा वांगशेन से वुड कटिंग और वुड क्राफ्टिंग स्किल्स बहुत ही अच्छी तरह से सीख रखे होते हैं, तो इसीलिए उसके लिए किसी भी लकड़ी को किसी चीज में ट्रांसफॉर्म करना कोई बड़ी बात नहीं थी। वो एक एक करके सारी चीजें रिपेयर करना शुरू कर देता है, यहाँ तक कि वो ग्रेनिसी के टेबल पर एक मिरर को देखता है जिस पर बहुत ज्यादा धूल पड़ी हुई होती है। वो उसे ले जाता है और पानी पर साफ करने के लिए अपनी फिंगर्स के जरिए वाटर एट्रीब्यूट टेक्निक को यूज करके उस मिरर के ऊपर इतना जोरदार प्रेशर डालता है कि उसमें मौजूद जितनी भी धूल मट्टी होती है वो सारी की सारी साफ हो जाती है और वो मिरर पूरी तरह से क्लियर हो जाता है। मोशन उसे लाकर वापस ग्रेनिसी की टेबल पर रखता है, जिस पर ग्रेनिसी अपना चेहरा देखती है और काफी खुश होती है, मगर मोशन वो दिन रात लगा रहता है और ग्रेनिसी की मदद करता है। ये देखकर ग्रेनिसी उसे कहती है कि तुम काफी लंबा सफर तय करके आए हो और काफी थके हुए भी हो, तुम्हें आराम कर लेना चाहिए, ये काम तुम बाद में भी कर सकते हो। मगर मोशन पीछे पलटता है और ग्रेनी से कहता है कि ग्रैंडमा, कहीं आप यहाँ से जाने का तो नहीं सोच रही? मुझे लगता है आप मुझे यहाँ पर छोड़कर कहीं दूर जाने वाली हैं। जिस पर ग्रेनिसी थोड़ा सा परेशान हो जाती है और मोशन उसे घूर घूर कर देखता है और उसके चेहरे को पढ़ने की कोशिश करता है, मगर ग्रेनिसी कहती है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। जिस पर मोशन कहता है हाँ, ये अच्छी बात कही आपने, वैसे भी मैं काफी ज्यादा थक गया हूँ, मुझे थोड़ा सा रेस्ट कर लेना चाहिए, मैं जाकर सो जाता हूँ। ये कहने के बाद वो फौरन से अंदर चला जाता है। ग्रेनिसी अपने बच्चे को पहली मर्तबा इस तरह उसके लिए मेहनत करता हुआ देखती है तो उसे भी अपने बच्चे पर काफी प्राउड फील हो रहा था, मगर साथ में उसे डर भी था कि एल्डर ली टियानजिंग जब उसकी बॉडी को टेक ओवर करेगा तो वो पता नहीं इसका क्या हाल कर देगा। जब वो अंदर आकर देखती है तो मोशन एक टेबल पर सर रखकर सो गया था और उसके घर का पूरा फर्नीचर ही मोशन ने बिल्कुल चेंज कर दिया होता है, जैसे कि सारा फर्नीचर किसी प्रोफेशनल कारपेंटर ने बनाया हो। वो अपने घर की हर एक चीज को चेक करती है। मोशन ने उसकी पसंद का बहुत ही अच्छी तरह से ख्याल रखा था, उसकी जरूरत की हर एक चीज उसने बना रखी थी। ग्रेनिसी ये सब कुछ देखकर काफी ज्यादा खुश होती है और फौरन से मोशन के पास आ जाती है तो मोशन वहां पर सो रहा होता है, जिस पर वो उसके सर पे हाथ रखती है और फिर दोबारा से उसे मोशन का ख्याल आता है कि कहीं एल्डर ली टियानजिंग इसे हर्ट ना करे, और ऊपर से मोशन उसे यहाँ से दूर भी नहीं जाने देना चाहता। और अगले सीन में हमें दोबारा से डाउस पीक का सीन दिखाया जाता है, जहां पर लॉर्ड रुलाई वो डाउसेक के मास्टर से कहता है कि क्या आपने कुछ चीज तय कर ली है, क्या डिसाइड किया है आपने? तो टाउस मास्टर कहता है कि एक बहुत बड़ी नेशन जिसमें सिर्फ थोड़े से ही लोग मौजूद हैं, मगर वहीं पे अपोजिट साइड पे एक ऐसा कंट्री जिसमें बहुत थोड़े से लोग हैं और वो कंट्री भी बिल्कुल छोटा है। मेरे ख्याल से वो कंट्री बड़ी नेशन से ज्यादा बेहतर है। मेरे ख्याल से हमें फिलहाल के लिए किसी के ऊपर भी बिलीव नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो जगह जो कि बिल्कुल केयर फ्री होती है वो कभी भी पीसफुल नहीं होती। वो लॉर्ड रुलाई को बता रहा होता है कि हमारे टाउस सेक्ट ने बहुत सारे ट्रेडिशंस को फॉलो किया हुआ है और हम लोगों ने बहुत सारी मैजिकल इनहेरिटेंस को भी अचीव किया है। अब वो छोटे कंट्रीज जिनमें बहुत कम लोग मौजूद हैं वो हमारे सेक्ट्स की कमांड्स को फॉलो करेंगे। तो लॉर्ड रुलाई कहता है क्या तुम अब अपने पुराने दिनों को याद कर रहे हो? जबकि दूसरी तरफ हमें दोबारा से यानकांग किंगडम का सीन दिखाया जाता है, जहां पर एम्परर यान फेंग लोगों की सिचुएशन को देखने के लिए खुद से ट्रेवल कर रहा होता है और वो देखता है कि वहां मौजूद लोग बहुत बुरी सिचुएशन में हैं। वो जनरल से पूछता है कि आज कितने लोगों की ठंड की वजह से डेथ हुई है। तो जनरल कहता है कि आज किसी की भी डेथ नहीं हुई, क्योंकि आज सारी की सारी टेरिटरीज पर टाइम पर खाना पहुंचा दिया गया था, इसीलिए सब लोगों को आज के दिन के लिए बचा लिया गया है। और ये भी सुनने में आया है कि बाजू सिटी के लोगों को रिलीफ देने के लिए इंपीरियल पैलेस से बहुत पहले ही रिलीफ टीम्स निकल चुकी है। यहाँ पे हम लोगों ने कुछ ऑर्गेनाइजेशन भी बना दी है जो कि लोगों को अच्छी तरह से मेंटेन करेंगी और खाने को अच्छी तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेंगी। ये लोग कई दिन से भूखे थे, इसीलिए हम लोगों ने इनकी मदद करने के लिए इन लोगों को
पेट भर खाना भी दे दिया है। अब ये लोग कई दिनों के बाद जाकर खाना खाएंगे। जबकि एम्परर कहता है कि बहुत सारे लोग नहीं जानते कि मैंने रिफॉर्म्स क्यों किए हैं। सब लोग पहले तो बहुत ही अच्छी तरह से रह रहे थे, सबको खाना मिल रहा था, सब लोगों के ऊपर किसी किस्म का कोई डिजास्टर नहीं आया था, उनके पास खाने पीने और पहनने को भी सब कुछ मौजूद था। मगर बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि मैंने रिफॉर्म सिर्फ इसलिए किए हैं ताकि मैं अपनी यानकांग किंगडम की टेरिटरी को ज्यादा से ज्यादा एक्सपेंड करूं, और यहाँ पर जितने भी नेचुरल डिजास्टर्स और मैन मेड डिजास्टर्स आ रहे हैं वो सारे के सारे मेरे रिफॉर्म्स की वजह से आ रहे हैं। मगर ये असल में एक धोखा है। रिफॉर्म्स की वजह से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। हमारे रूल्स में ऐसी कोई भी चीज नहीं जिसकी वजह से इन लोगों को ठंड की वजह से मरना पड़े। इतना कहने के बाद वो सूप डिस्ट्रीब्यूटर्स की लाइन में खुद खड़ा हो जाता है और खुद से ही सूप डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू करता है। जनरल वुई भी उसकी हेल्प करने के लिए उन लोगों के साथ काम कर रहा होता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं अचानक से एक छोटा सा बाउल आता है जो कि उस टेबल से ऊपर तक नहीं पहुंच पा रहा था, और एम्परर देखता है कि वहां पर असल में एक छोटा बच्चा है जिसने एक टूटा हुआ बाउल पकड़ा हुआ है। और वो बच्चा जब उस बाउल को सीधा करता है तो एम्परर उसे भी सूप देता है, और एम्परर देखता है कि वो बच्चा उस सूप को लेकर फौरन से अपनी ग्रैंड माँ के पास गया है, और उसकी ग्रैंड माँ जो कि ठंड से बहुत ही बुरी सिचुएशन में आ गई थी और तकरीबन मरने के करीब थी, वो उस सूप को उस ग्रैंड माँ को पिलाता है। ये देखने के बाद एम्परर यानफेंग अपनी चादर उस ग्रैंड माँ को उड़ा देता है ताकि वो ठंड से बच सके। वो वहां मौजूद सारे ही सोल्जर्स को बताता है कि रिफॉर्म से पहले जिन लोगों के पास भी खाने पीने और पहनने के लिए सब कुछ हुआ करता था वो असल में कॉमन पीपल थे ही नहीं। यानी कि वो यहाँ पे क्लियरली एक बात कह रहा था कि उसके रिफॉर्म्स असल में गरीब को ज्यादा बेनिफिट्स देने के लिए बनाए गए हैं। जबकि अगले सीन में हम लोग दोबारा से उस टाउस मास्टर और लॉर्ड रुलाई को देखते हैं। टाउस मास्टर उससे कहता है कि मुझे बताओ कि आखिर क्राउन प्रिंस ने तुम्हें क्या प्रॉमिस किया है, वो तुम्हें क्या बेनिफिट देने वाला है। तो लॉर्ड रुलाई उससे कहता है कि मैंने क्राउन प्रिंस से किसी किस्म के भी बेनिफिट की कोई बात नहीं की है। ये सुनकर टाउस मास्टर थोड़ी देर के लिए हैरान होता है। उसे शक होता है कि शायद लॉर्ड रुलाई उससे कुछ छुपा रहा है, मगर काफी देर सोचने के बाद वो इस बात पे आ जाता है कि चलो ठीक है, मैं तुम पे भरोसा करता हूँ। और वो उस एसेंस के जरिए फौरन से अपनी एनर्जी जनरेट करते हुए अपनी सोर्ड को समन करते हुए कहता है कि न जाने कितना टाइम हो चुका है मैंने अपनी ये सोर्ड यूज नहीं की, ये तो काफी ज्यादा डल हो चुकी है, और पता नहीं एम्परर यानफेंग के सामने ये टेक्निक काम आएगी भी या नहीं, क्योंकि वो एक ट्रू ड्रैगन एम्परर है। उम्मीद है कि मेरी ये स्वॉर्ड उसे काटने के लिए काफी होगी। और लॉर्ड रुलाई उससे कहता है मेरी मदद करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। जबकि अगले सीन में हमें दिखाया जाता है ग्रैनी सी को, जो कि रात होने के बिल्कुल करीब मोशन के पास बैठी हुई होती है, और उसे पता चल गया था कि बहुत जल्द ली ट्यानजिंग उसकी बॉडी को टेक ओवर करने वाला है। और जैसे ही ली ट्यानजिंग उस पर टेक ओवर करना शुरू करता है तो वो एक टेबल के पास जाकर बैठ जाती है, और वो उस आईने में देखते हुए कहती है कि अब उस इनर डीमन से जान छुड़ाने का बस एक ही तरीका बचा है। वो अपने चेहरे पर हाथ फेरती और उसे पता चल गया था कि उसका वो डीमन असल में उसके चेहरे से प्यार करता है, और उसकी वजह से ही वो उसकी बॉडी को नहीं छोड़ रहा है। अगर उसका चेहरा वो इतना खूबसूरत नहीं होगा तो कभी भी वो इनर डीमन उस बॉडी को यूज नहीं करेगा। इसीलिए वो अपने ही चेहरे को नुकसान पहुंचाने के लिए वहां पर एक कैंची की तरफ देखती है, और ना चाहते हुए भी वो अपने आप को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है, और उसके लिए वो उस कैंची से अपने चेहरे पर कट लगाने की कोशिश करती है। मगर अचानक से हम देखते हैं वहां पर मोशन आ गया था, और उस कैंची की वजह से मोशन का ही हाथ कटा था और उसके हाथ से खून भी बहने लगा था। मगर वो अपनी ग्रैंड माँ से कहता है आखिर ऐसा क्यों कर रही हैं आप, मैं नहीं चाहता कि आप खुद को चोट पहुंचाएं। ग्रैंड माँ को समझाते हुए उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और कहता है कि मैं नहीं चाहता कि आपको कुछ हो, आपके खूबसूरत चेहरे पर आपका कोई भी कसूर नहीं है, और वैसे भी मैंने कभी भी आपको इसके लिए ब्लेम नहीं किया है, इसलिए प्लीज खुद को दोष देना बंद कीजिए। जो कुछ भी हो रहा है वो उस इनर डीमन की वजह से हो रहा है, इसमें आपका कोई कसूर नहीं। आप पिछले 40 सालों से लोगों से छुपी हुई थी, और आपने अपना ट्रू फेस इतने लंबे अरसे तक किसी को भी नहीं दिखाया था। अगर आपकी जगह मैं होता तो मैं कभी भी इतना लंबा टाइम बर्दाश्त ही नहीं कर पाता। मैं ज्यादा से ज्यादा 1 दिन या 2 दिन तक ही बर्दाश्त कर पाता, उसके बाद मैं अपना ट्रू फेस सबको शो कर देता।
पर आप देखें, आपने तकरीबन 40 साल तक अपना चेहरा छुपा कर रखा हुआ था और 40 साल के बाद भी आपका चेहरा बिल्कुल वैसा का वैसा ही है, इसमें आपका कोई भी फॉल्ट नहीं। जिसके बाद वो दिल ही दिल में कहता है कि कितनी बदकिस्मती की बात है कि दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की वो अपना असली चेहरा किसी को दिखा नहीं सकती, इसलिए उसने एक बूढ़ी औरत का चेहरा अपने चेहरे के ऊपर लगाया हुआ था ताकि लोग उसे देखकर बिल्कुल पागल ना हो। जिसके बाद वो ग्रैंड माँ से वादा करता है कि आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं, जहां तक बात ली टियानजिंग की है तो उसे मैं खुद से हैंडल करूंगा, आप फिलहाल आराम करें, मैं जा रहा हूं और मैं यहाँ से सीधा बाजू सिटी की तरफ जाऊंगा। तो ग्रैनी कहती है, बाजू वहां क्यों जा रहे हो तुम? जिस पर मोशन कहता है, मुझे लगता है कि बहुत जल्द एम्परर के ऊपर बहुत बड़ी कयामत टूटने वाली है। ये कहने के साथ ये एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता है।